खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके और सलाम जेके की आज की नशरियात लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाज़िर खिदमत है और मेरे साथ नई दिल्ली जम्मू स्टेडियम में मौजूद है। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। नाजरीन, आज की नशरियात में जहां बात सीधे से जम्मू कश्मीर की हम करेंगे, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात से आपको रूबरू करवाएंगे बल्कि बात आलमी सियासत की भी होगी और दिल्ली की सियासत पर भी हमारी नज़र रहेगी, क्योंकि आज का दिन राज्यसभा के लिए इंतहाई अहम है और कई सियासी जमातों के हवाले से आज के दिन को काफ़ी अहमियत के साथ देखा जा रहा है। क्या कुछ खबर है आपको डिटेल के साथ ज़रूर बताएंगे, लेकिन आप हमारे साथ न सिर्फ टीवी पर ज्वाइन करेंगे बल्कि आप हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम को और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistanews.in पर लॉग इन, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, जहां पर खबर, तजिया और तबसरा आप लगातार देख रहे हैं, बराह रास्त नशरियात भी देख रहे हैं। आप हमें अपने हालात वाक़ा से ज़रूर आगाह करेंगे ताकि उन्हें हुकूमती इदारों तक भी पहुँचाया जा सके। और ये ज़रा ब्लॉग वो है, ये वो चीज़ें हैं जहाँ से आपकी और हमारे रिश्ते और राब्ते मज़ीद बेहतर होते हैं। सबसे पहले तवारीख के पन्नों को खंगालते हैं और आसिफ रशीद आपको बताएंगे कि तवारीख के पन्नों में जो अहम तरीन वाक़ात गुजर चुके हैं उनमें चंद अहम वाक़ात क्या कुछ हैं जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। उसके फ़ौरन बाद मौसम के मिजाज से खबर का करते हैं आगाज़। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आसिफ रशीद में आपके साथ 8:38 हुआ चाहते हैं और हिस्ट्री ऑफ द डे से आगाज़ करेंगे। और सबसे पहले ज़रा हिस्ट्री ऑफ द डे प्ले कर दे। आज चूँकि फरवरी के 27 तारीख है और 27वीं तारीख को कई अहम तरीन वाक़यात आज के दिन रोलमा हुए। 2019 में आज के दिन बालाकोट में एयरफोर्स की जानिब से कार्रवाई की गई जब दो तैयारे आपस में टकराए, एक पाकिस्तान की तरफ से एक भारत की तरफ से, और F-16 तैयारे को आज के दिन मार गिराने का दावा भी किया गया भारतीय हुकाम की जानिब से। 1956 में लोकसभा के पहले स्पीकर GV मालुनकर का इंतकाल आज के दिन हुआ, उनकी बरसी है। साल 1980 में आज ही के दिन फरवरी की 27 तारीख को दहशतगर्दों ने बगूटा में डोंका के सिफारत खाने पर कब्जा किया आज के दिन। 1900 में आज के दिन ब्रिटिश लेबर पार्टी का क़याम अमल में आया, वो पार्टी जो कई मरतबा दौर इक़्तिदार में रह चुकी है और 1900 में आज 124 वर्ष कबल ये पार्टी बनी। साल 1854 आज के दिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने झांसी पर मुकम्मल तौर पर कब्जा किया, कंट्रोल हासिल कर लिया। इसके अलावा 1557 में फरवरी 27 को लंदन में रूसी सफारत खाने को आज के दिन खोलने का फैसला सरकारी तौर पर किया गया। साल 1803 था, दिन आज का था, यानी 27 फरवरी अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक मुंबई के मालाबार इलाके में ज़बरदस्त आग लगी और अरबों रुपए का नुकसान एक कारोबारी हब या इदारे के अंदर सिर्फ 15 घंटों के अंदर लोगों को उठाना पड़ा। 1929 में रूस और अमेरिका ने तिजारती समझौते पर आज के दिन दस्तखत किए। साल 1933 था जब जर्मनी की पार्लियामेंट जलकर आज के दिन खाकस्तर हुई, मुकम्मल तौर पर तबाह हुई, और ये भी फरवरी 27 को आज के दिन हुआ। इसके अलावा 1945 में लेबनान ने आज़ादी का ऐलान आज के दिन किया, तो योम आज़ादी आज लेबनान मना रहा है। साथ साथ 1997 में आयरलैंड में तलाक को कानूनी हैसियत आज के दिन हासिल हुई। 27 बरस इस कानून को या आईनी हैसियत देने के फैसले को आज 27 फरवरी को हो गए हैं। 1995 में शुमाली इराक के झाको में आज के दिन कार बम धमाके हुए और 54 लोगों की मौत 1995 के इस अफसोसनाक वाक़े में आज के दिन हुई। तो हिंदुस्तान और आलमी तारीख में 27 फरवरी की क्या अहमियत है, हिस्ट्री ऑफ द डे में आपके सामने रखा जा चुका है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे और शुरुआत बड़ी और अहम खबरों के साथ करेंगे आज। इससे पहले कि हम कौमी और बैनुल अक़वामी सतह की खबरों पर जाएं, सबसे पहले बात ज़रा आज मौसम की होगी और साथ साथ राब्तों की भी। इशफाक, चलिए जनाब, मौसम के मिजाज की खबर का आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि मौसम के मिजाज ने किस तरीके से एक बार फिर करवट ले ली है। और महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक आज से 3 मार्च तक मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलेगा और आज से लेकर 3 मार्च तक हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का इम्कान फिर से लगाया जा रहा है। महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक बालाई इलाकों के अंदर आज रात देर गए से एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है, जहां पर दरमियाना दर्जे से जो है बर्फबारी का इम्कान लगाया जा रहा है। और इस बर्फबारी के पेश नज़र महकमा जो मुख्तलिफ महकमा जात हैं उनकी तरफ से तैयारियों को भी हतमी शक्ल दे दी गई है। इस बीच इब्तिदाई इतलात के मुताबिक पहलगाम के बालाई इलाकों के अंदर यानी पहाड़ी इलाकों के अंदर
3 से 4 इंच की बर्फ दोबारा रिकॉर्ड कर दी गई है। और इसी तरीके से गुलमर्ग और आसपास के पहाड़ों पर भी दोबारा से रात देर गए हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड की गई है, जिसकी वजह से दर्जे हरारत में एक बार फिर गिरावट, हल्की सी गिरावट जो है इन दोनों जगहों पर देखने को मिली है। इधर सूबाई इंतजामिया ने महकमे मौसमियात की पेशनगोई के बाद एक बार फिर मैन और मशीनरी को हाई अलर्ट पर कर दिया है और अस्पतालों की ओर जाने वाले रास्ते, जिला सदर मकामात और तहसील मकामात से बर्फ हटाने का इस सिलसिले को लेकर जो मैन मशीनरी का इस्तेमाल किया जाएगा, उन्हें आज से कंट्रोल रूमों के अंदर रहने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक 28 तारीख से एक बार फिर मतला अबर आलूद होगा, बालाई इलाकों के अंदर बर्फबारी होगी और ये बर्फबारी का सिलसिला जो है वो 3 मार्च तक चलेगा, जहां एक बार फिर बारिशों और बर्फबारी का इम्कान सूबा कश्मीर और जम्मू के बालाई इलाकों के अंदर मुमकिन तौर पर देखने को मिल रहा है और मिल सकता है। वहीं पर महकमा तालीम के जिम्मेदारों की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि शेड्यूल के मुताबिक फिलहाल स्कूल खोल दिए जाएंगे और अगर ज़रूरत पड़ी चंद इलाकों के अंदर तो वो माकूल और मुनासिब वक्त पर फैसला लिया जाएगा कि वहाँ पर क्या तातील किए जाएं या नहीं किया जाए। फिलहाल कि जो र्यूमर्स कल से लगातार चल रहे थे कि शायद सरमाई तातीलात में सूबा कश्मीर के अंदर इजाफा कर दिया जाएगा, कल डायरेक्टरेट की तरफ से ये साफ कर दिया गया, महकमा तालीम के जिम्मेदारों की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि तालीम के महकमे ने फिलहाल कोई भी इस तरीके का फैसला नहीं लिया है जिसमें स्कूलों को फिलहाल मजीद छुट्टी दी जाएगी या स्कूल कुछ दिनों के लिए बंद कर दिए जाएंगे। ताहम ये साफ कर दिया गया है कि शेड्यूल के हिसाब से ही स्कूल खोले जाएंगे। इस बीच ये भी बात काबिल जिक्र है कि अगर इस तरीके का मौसम हुआ, यानी बर्फबारी फिर से हुई बालाई इलाकों के अंदर, तो दूर दराज इलाकों के अंदर, पहाड़ी इलाकों के अंदर जो स्कूल है क्या वो चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार जो है वो करना होगा। बहरहाल डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की खबर अपनी जगह, लेकिन महकमा ट्रैफिक की तरफ से भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है और महकमा ट्रैफिक ने जो एडवाइजरी जारी कर दिया उसके मुताबिक अगर आपने गुलमर्ग की ओर जाना है तो आपके लिए अब 4x4 गाड़ी को लाजमी करार दे दिया गया है और आपकी जो गाड़ी के पहिए हैं उस पर चेन लगना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी करार दिया गया है। फिटनेस आपकी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए गाड़ी की, तब जाकर आपको इस इलाके की ओर चलने की इजाज़त होगी। और इसी तरीके से अगर आपने बालाई इलाकों की ओर जाना है, करना, केरन, टंडार या और किसी इलाके की ओर जाना है जहाँ पर मुमकिन बर्फबारी का इम्कान है, तो वहाँ पर भी महकमा ट्रैफिक की एडवाइजरी जो वो जारी कर दी गई है। एडवाइजरी आपके सामने, आप हमारी राब्ता साइट, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं जहाँ पर इस एडवाइजरी को आप मुकम्मल तौर पर पढ़ सकते हैं। फिलहाल 2 से 3 इंच की बर्फ जो है वो रिकॉर्ड कर दी गई है पहलगाम के अंदर, यानी गुज़श्ता रात जो रात बीत चुकी है यहाँ पर, और आज सुबह एक बार फिर मतला बरालूद की उम्मीद वहाँ पर लगाई जा रही है और मैन मशीनरी को वहाँ पर लगा दिया गया है। और इसी तरीके से इतलात जो है वो टंगमर्ग के अंदर भी है जहाँ पर 1 से 3 इंच के दरमियान गुलमर्ग और टंगमर्ग के बीच में बर्फबारी रिकॉर्ड कर दी गई है। एडवाइजरी आपके सामने, और इस तरीके से महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक आज से 3 तारीख तक एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है, बर्फबारी का इम्कान एक बार फिर हो सकता है। जहां ट्रैफिक हुकाम काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही है, तो दूसरी तरफ चूंकि स्कूलों को खोलने की भी तैयारियां चल रही हैं, साथ साथ इतलात हैं कि महकमा तालीम की जानिब से भी तैयारियां इस वक्त मुकम्मल लगभग कर ली गई हैं। आगे इम्तहानात भी होने, और अहम खबर यह है कि स्कूलों को दोबारा खोलने के बीच रोल एक और महकमे का ज़्यादा हो जाता है और वो है ट्रैफिक डिपार्टमेंट, जिसको लेकर पहली खबर में हमने आपको बताया कि कैसे आगे जाकर इकदाम उठाए जाएंगे मुमकिन तौर पर। इस बीच स्कूली बसों की शहर श्रीनगर या मुल्हक़ा इलाकों के अंदर आसान नक्लो हरकत हो सके, इसके लिए भी बाज़ाब्ता तौर पर कोशिशें इस वक्त जारी हैं। और जब 29 तारीख यानी परसों से दोबारा स्कूल तय शेड्यूल के मुताबिक खुलेंगे, दोबारा तालीमी सरगर्मियां, यानी जो पुराना कैलेंडर था उसके मुताबिक 21 तारीख से असातिज़ा को और 29 तारीख से बच्चों को क्लासेस में आकर बैठना है। अगर इनमें एक्सटेंशन नहीं होती है तो फिर इसी हिसाब से चला जाएगा। और इस बीच ट्रैफिक हुकाम की जानिब से श्रीनगर और आसपास के इलाकों में
आसान नकलो हरकत बसों की हो सके, इसके लिए भी हमारी जानकारी के मुताबिक इस वक्त तमाम तर इकदाम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं पर भी बदतरीन ट्रैफिक जाम के बीच ये स्कूली बसें उस दिन ना फंसें जिस दिन तालीमी सरगर्मियों का दोबारा से आगाज होना है। इसलिए मुतअद्दिद मकामात पर ट्रैफिक हुकाम की जानिब से न सिर्फ एडवाइजरी जारी की जाएंगी, बल्कि साथ साथ जमीनी सतह पर जो मुमकिन तौर पर इकदाम उठाए जा सकते हैं वो भी किए जाएंगे। आपको ट्रैफिक एडवाइजरी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे कि एसएसपी ट्रैफिक मुजफ्फर शाह हमारे साथ फोन लाइन पर ज्वाइन करें और ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से माकूल और मुनासिब इंतजाम किए जाने, क्योंकि शहर के अंदर एक तरफ से स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, मुख्तलिफ मकामात पर जो बॉटल नेक्स है वो ब्लॉक है, वहीं पर आसान तरीके से ये सारा कुछ चले इस पर भी एक नुमाया काम जो है वो किया गया है, एक प्लान बनाया गया है जिसको एग्जीक्यूशन परसों से की जाएगी। इस बीच अभी जो हमें इत्तलात मिल रही है वो एडवाइजरी जारी कर दी गई है जी करना की तरफ से। एसडीएम करना ने एडवाइजरी जारी कर दी है और ये एडवाइजरी जो है टंगडार चौकीबल रास्ते के हवाले से है और ये साफ कर दिया गया कि कोई भी गाड़ी व्हीकल मूवमेंट जो है वो डिसाइड कर दिया गया है कि रोक दी जाएगी, क्योंकि बर्फबारी का जो इम्कान है इस सिलसिले में सड़क पर कोई गाड़ी ना रुके। इस सिलसिले में फ़िलहाल एडवाइजरी कर दी गई है कि टंगडार चौकीबल 27 तारीख को किसी भी गाड़ी को चलने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है। ये एडवाइजरी थोड़ी देर पहले जो है वो जारी कर दी गई है एसडीएम करना की तरफ से। हैं और तैयारियां जम्मू कश्मीर के अंदर लोकसभा इंतखाबात के हवाले से भी चल रही हैं और पिछले कुछ दिनों से हम आपको बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का जम्मू कश्मीर का मुकम्मल दौरा होना है 12, 13, 14 और 15। ये वो 4 तारीखें हैं जहां न सिर्फ दौरा होगा बल्कि प्लान भी एक तरह से तरतीब सूबाई सतह पर और यूनियन टेरिटरी सतह पर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के साथ जम्मू कश्मीर का दौरा होगा, लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर के अंदर भी सलामती सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए और इंतजामी सतह पर तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल देने के लिए एक अहम जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इशफाक, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि लोकसभा इंतखाबात को एहसन तरीके कराने के हवाले से लोकसभा के लिए जो इंतजामात हैं उनको हतमी शक्ल दी जा रही है और इलेक्शन कमीशन के दौरे जम्मू कश्मीर से कबल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की सरबराही में भी आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ है और सिक्योरिटी को लेकर लोकसभा के अंदर किस तरीके के अहकामात और क्या कुछ करना है उस हवाले से भी इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया गया है लोकसभा के इंतखाबात के हवाले से और जम्मू कश्मीर के अंदर भी हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू जो है वो रात देर की गई और इस सिलसिले में ये फैसला लिया गया कि अब तमाम अजला के अंदर जो है वो कंट्रोल रूम्स बनाए जाएंगे ताकि वो कंट्रोल रूम जो है वो तमाम तर सूरत हाल पर नज़र रखेंगे। इस बीच आईटी डिपार्टमेंट को भी मुतहरिक करने की बात जो है वो सामने रखी जा रही है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की तरफ से सिक्योरिटी एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज को ख़ास तौर पर हिदायत जारी कर दी गई है कि वो खसूसी नज़र 2-3 मामलात पर रखे। एक, नार्को टेरर को लेकर, यानी जिस तरीके से मंशियात और आसपास इसके आसपास जो गेम चल रहा है उस पर एक गहरी नज़र रखी जाए और सरहद पार से जिस तरीके का मामला बनाया जा रहा है उस पर बड़ी नज़र रखी जाए ताकि चुनाव के दौरान किसी भी तरीके का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। उसके साथ साथ करेंसी के मामले, यानी जिस तरीके से कई बार हमने देखा कि सरहद पार से करेंसी भी आती है तो उस पर भी नज़र रखने की बात जो है वो कही गई है। इस बीच बैंकों से ट्रांजैक्शन का मामला जो है उस पर भी गहरी नज़र रखी जाएगी और इस सिलसिले में आईटी डिपार्टमेंट को कहा गया कि कितना पैसा निकाला जा सकता है एक अकाउंट से कितने दिनों के अंदर, और अगर उससे सरप्लस पैसा निकलता है तो किस तरीके से आपने इलेक्शन कमीशन को भी आगाह रखना है और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को भी आगाह रखना है और किस तरीके से इस सिलसिले में कार्रवाई जो है वो करनी है। यानी एक तरफ से एक्साइज डिपार्टमेंट को मुतहरिक कर दिया गया, दूसरी तरफ
तरफ से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों को मुतहरिक कर दिया गया, तीसरी तरफ से कंट्रोल रूम बनाने की बात कही जा रही है। और कुल मिलाकर ये देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के अंदर अब इंतखाबी बिगुल जो लगभग मुल्क के लोकसभा का बजना है उसकी तैयारियों को लेकर तमाम तैयारियां चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले की तरफ से मुकम्मल कर दी गई है। सीधे अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे, अनिल शर्मा मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। अनिल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बड़ी खबर हम बता रहे हैं कि लगातार मैराथन और मीटिंग चल रही है और लगातार हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दौरे जम्मू कश्मीर से पहले चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भी अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं। और खबर यह है कि पुलिस के लिए भी हुक्मनामा जारी किया गया है, आईटी के लिए भी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है और स्पेशली बॉर्डर्स पर काफी नजर रखी जाए। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास, और सिक्योरिटी प्लान में जो सिक्योरिटी थ्रेट और दीगर मामला है, क्या कुछ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की तरफ से अहकाम जारी कर दिए गए हैं? देखिए, इसमें यह साफ कह दिया गया है कि चुनावों को लेकर जो है पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में सतर्क रहना होगा। इसका मैराथन जो है, इसकी 2 दिवसीय मैराथन है। हालांकि कल इसकी शुरुआत हुई है। पीके पोल की अध्यक्षता में जो है तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद थे। हालांकि निर्वाचन भवन में सारी ये मीटिंग हुई है, जिसमें अभी तक जानकारी बता दें कि आज भी दूसरे दिन का बैच का दौर जारी रहेगा, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो है वो 12 और 13 तारीख को जो है जम्मू कश्मीर का दौरा करना है। और उससे पहले लगातार बैठकों का मैराथन जो है वो हम देख रहे हैं कि लगातार, चाहे वो डीसी कार्यालय का हो या फिर अगर हम डिप्कॉम कार्यालय की बात करते हैं या फिर निर्वाचन भवन की बात करते हैं या फिर पुलिस विभाग की बात करते हैं, तो लगातार मैराथन का दौर जारी है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में लोकसभा का चुनाव करवाने हैं, उसको लेकर तैयारियों में जुट चुकी है। और आज भी ये इस पर मंथन जो है वो जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बॉर्डर बेल्ट है, बॉर्डर बेल्ट को सुनिश्चित किया जाए। और बीएसएफ के अधिकारी कल इस बैठक में मौजूद थे और जब हमने देखा कि वहां पर जो है एक मैराथन हमने देखने को मिली और जिसमें यह साफ कहा गया कि जिसमें इस मैराथन के दौरान जो है जिसका शुभारंभ जो है कल पीके पोल की अध्यक्षता में हुआ। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो जिसको लेकर इसके साथ साथ विधानसभा चुनाव भी जम्मू कश्मीर में होनी है। पश्चिम बंगाल के बाद जो है जम्मू कश्मीर में लगभग 600 से अधिक अतिरिक्त कंपनियों को यहाँ पर तैनात, वो सिक्योरिटी एजेंसीज पर बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी प्लान है इलेक्शन अथॉरिटी का, अनिल, क्या जो इलेक्शन अथॉरिटीज हैं उनके साथ भी इस वक्त बातचीत चल रही है, जिसमें एक बड़ी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स पर आने वाली है, एसएसपीज को भी इसमें इंडल्ज किया जा रहा, बाकी स्टेक होल्डर्स से भी इससे पहले इलेक्शन कमीशन 12-13 तारीख को बात करेगा, उससे पहले प्लान में तमाम लोगों से बातचीत करना है, कल जो मीटिंग हुई और आइंदा की जो मीटिंग्स होंगी? देखिए, ये इसमें ये साफ है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मैराथन जरूर होनी है। हालांकि अभी तक उसको लेकर साफ नहीं किया गया है कि कब इस मैराथन के दौरान जो है उनके साथ समीक्षा की जा सकती है, मगर उसको लेकर भी समीक्षा जो है वो अधिकारी इस समय करते हुए नजर आ रहे हैं कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनके साथ किस तरह की वार्ता रहेगी और किस समय उनका समय तय किया जाएगा। उस पर भी आने वाले समय में जो है वो जरूर खुल के जो है वो रणनीति साफ रखी जाएगी। मगर उससे पहले जो तैयारियां हम देख रहे हैं कि बैक टू बैक मैराथन यहाँ पर हो रहे हैं। और इसी के साथ साथ आज की इस मैराथन की बात करते हैं, जिसमें आज भी बैठक का दौर जारी है, चाहे वो डीसी कार्यालय है। और इसी के साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जानकारी देने के लिए। तो लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों में जम्मू कश्मीर इलेक्शन अथॉरिटी इस वक्त मसरूफ है। आला सती मीटिंग में न सिर्फ जायजा लिया गया बल्कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कंट्रोल रूम कायम किए जाने हैं, कैसे किन लोगों के पास अथॉरिटी रखनी है, कैसे इंतजामात होंगे, एक तो वो, दूसरा सिक्योरिटी का जो पहलू है वो 2 एतबार से काफी अहम है। इंतखाबात तो कराने ही हैं सिक्योरिटी एजेंसियों की, जिसमें मरकज की जानिब से कुछ एजेंसियों को जिम्मेदारियां दी जाती हैं वो, लेकिन साथ साथ जो एक आप जानते हैं चूंकि साइबर क्राइम पर भी बहुत नजर इस अथॉरिटी की रहती है। यही वजह है कि आईटी डिपार्टमेंट की एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, ऐसे लोगों पर भी नजर रहे, ऐसे इकदाम उठाए जाएं जहां बिना किसी शक्को शुभात के, बिना सवालात के, न सिर्फ ईवीएम से लेकर बाकी सारे काम और कंट्रोल रूम्स तक जितनी जिम्मेदारियां टेक्नोलॉजी की होंगी उसमें आईटी का एक बड़ा रोल इशफाक रहने वाला है। चलिए जनाब, बात चुनाव की हो रही है, जहां पर इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर की तरफ से तैयारियों का जायजा लिया जा रहा। मैंने कहा कि बैंक अकाउंट से लेकर सोना, शराब, मंशियात, सिक्योरिटी,
हर पहलू पर गुफ्तगू हो रही है और आज इसका दूसरा दिन होगा बैठक का, जहां पर कंक्लूजन भी देखने को मिलेगा। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, बात जरा चुनाव की हो रही है तो बात सियासत की भी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि सियासी एतबार से आज का चंद आने वाले दिन जो है वो काफ़ी अहम है, क्योंकि कौमी इतिहाद बन चुके हैं और कौमी इतिहाद के अंदर मुल्की सतह पर दो अहम तरीन इतिहाद है। एक तरफ से एनडीए इतिहाद है और दूसरी तरफ से इंडिया इतिहाद है। इस बीच खबर यह है कि इंडिया इतिहाद के अंदर सीट शेयरिंग का काम लगभग आने वाले 2-3 दिनों के अंदर अंदर मुकम्मल किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के हवाले से खबर यह है कि सीट शेयरिंग के मामले पर हतमी फैसला चंद दिनों के अंदर हो सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार 3 सीटों पर अपनी दावेदारी को पेश कर चुका है, ताहम कांग्रेस और पीडीपी अपनी निशस्तों को लेकर अभी खुलकर अपनी बात सामने नहीं रख पाए। इस बीच खबर यह है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 1 निशस्त पर और कांग्रेस 2 निशस्तों पर चुनाव लड़ सकती है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि रीजनल पार्टियों के हवाले से जहां पर गेम प्लान को सेट करने की कोशिश की जा रही है, कौमी इतिहाद, इंडिया इतिहाद के हवाले से सीट शेयरिंग के मामले पर आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर हतमी फैसला सामने आ सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 निशस्तों पर, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 1 और इसी तरीके से कांग्रेस 2 निशस्तों पर चुनाव लड़ना चाहती है। अब जम्मू कश्मीर के हवाले से देखिए तो फिल वक्त हमारे पास 5 मेंबरान हैं यूनियन टेरिटरी के। अगर लद्दाख को भी आप एक्सक्लूड करें, क्योंकि लद्दाख अलहदा तौर पर एक यूनियन टेरिटरी है जहां पर इस वक्त बीजेपी का कंट्रोल है, क्योंकि बीजेपी के एमपी वहां पर जीत चुके हैं। तो नॉर्थ कश्मीर की जहां तक हम बात करें, अकबर लोन अभी तक वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, लेकिन दावेदारी के तौर पर मजीद कुछ कैंडिडेट्स भी वहां से खड़े हो सकते हैं। एक तरफ से वो है, फिर सेंट्रल की सीट है जिसे आप श्रीनगर पार्लिमानी सीट कहते थे, वो सीट भी है। फिर साउथ की सीट जिसके साथ पुलवामा की, जिसके साथ रजौरी पुंछ को भी मिला दिया गया है, ये 3 सीटें एक तरफ से, और फिर जम्मू की 2 सीटें, कुल मिलाकर 5 सीटें हैं, लेकिन दावेदार बहुत है। इस बीच खबर यह है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर हतमी फैसला जो है वो इस सिलसिले में लिया जा सकता है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 निशस्तों पर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेगी। तो सवाल ये होगा कि सीट शेयरिंग के एजेंडे पर आगे किस तरीके से बढ़ा जाए। हिलाल हांजुरी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। खबर यह है कि इंडिया इतिहाद यानी इंडिया ब्लॉक की सीट शेयरिंग का मामला आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर मुकम्मल किया जा सकता है। और इस बीच इत्तला यह है कि दावेदारी जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटों की कर दी है, पीछे हटना नामुमकिन दिख रहा है। तो आगे फिर पीडीपी और कांग्रेस किस तरीके से इस इतिहाद को आगे बढ़ा पाएगी? बिल्कुल गौर, आपको याद ही होगा कि कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के इंचार्ज वकार सुलवानी ने रिसेंटली ये स्टेटमेंट जम्मू के अंदर दिया है 2 दिन पहले, जिसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया कि जो कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस से ये मुत्तहिद तौर पर लोकसभा इंतखाबात लड़ेगी। और उसमें सीट शेयरिंग को लेकर उन्होंने कहा कि अभी सरसरी तौर पर तीनों जमातों के दरमियान सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत भी चल रही है। और उनका ये कहना ये भी था कि आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ दिनों के अंदर फॉर्मली इस पर बाज़ाब्ता तौर पर बैठक होगी और फिर इस पर कोई गुप्तशनीद होगी। तो कुल मिलाकर जो इक्वेशन जम्मू कश्मीर के अंदर बनी हुई है, उसमें जम्मू की 2 निशस्तें लोकसभा की, उस पर कांग्रेस की दावादारी नजर आ रही है, लेकिन कश्मीर को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस बजिद है। यहां तक कि उमर अब्दुल्ला ने अलग ऐलान कहा है कि ये तीनों सीटें साल 2019 के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती है और ये एनडीए का हिस्सा है। तो इसमें हमें उन्हीं सीटों पर कॉम्प्रोमाइज या कंसल्टेशन की जरूरत है जहां बीजेपी के उम्मीदवार मजबूत है और बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। तो उमर अब्दुल्ला के इस इक्वेशन से अगर जम्मू के अंदर कंसेंसस बन सकता है, क्योंकि जम्मू के अंदर पीडीपी का ज्यादा खाता नहीं है, तो उसका मतलब है कि पीडीपी को वहां पर उम्मीदवारों की दावेदारी नहीं मिल सकती और वहां कांग्रेस को मिल सकता है। और कश्मीर के अंदर अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3 सीटें दी जाती हैं, तो फिर उससे इंडिया इतिहाद के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ जाएगा, उस एतबार से कि पीडीपी का एक वोट शेयर जम्मू कश्मीर के अंदर जरूर है और पर्टिकुलरली वादी कश्मीर के अंदर जरूर है, लेकिन अगर उन्हें इस इतिहाद से अलग किया जाता है, उन्हें मैंडेट नहीं दिया जाता है किसी भी उम्मीदवार को, तो फिर यहाँ जो इंतखाबी दंगल जो होगा वो काफी डिफिकल्ट होगा और उसके नताज भी काफी डिफिकल्ट हो गया। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तरफ से ये आप बता रहे हैं कि किस तरीके की सिचुएशन अराइज हो चुकी है और अब ये देखना होगा कि सेट इसको कैसे किया जाएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस किस हद तक कुर्बानी देने के लिए तैयार होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि उमर अब्दुल्ला
जो साबिक वजीर आला भी रह चुके हैं, वो एक बार फिर साबिक वजीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद का नाम लेते हुए या ना लेते हुए इस बात को कह चुके हैं कि पंडितों की जिलावतनी का जो मामला है इसके पीछे मुफ्ती मोहम्मद सईद का हाथ है। तो एक तरफ से वो भी आ रहा है सामने, दूसरी तरफ से जो ये बयानात का सिलसिला पिछले कई हफ्तों से हम देख रहे हैं, क्या ये इसकी ओर अक्कासी कर रहा है कि आने वाले दिनों में इंडिया इत्तेहाद का जो बड़ा खाका है वो जम्मू कश्मीर आते आते पूरा नहीं हो पाएगा? देखिएगा, और हालांकि ये सिचुएशन नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर अगरचे इमर्ज हो रही है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी एक सीनियर लीडरशिप के साथ अभी मेरी बात हुई है, जिसमें ये बात भी सामने आ रही है कि अगर इस इक्वेशन से पीडीपी को अलहदा किया जाता है तो फिर पीडीपी भी अपनी स्पेस नहीं छोड़ना चाहेगी और वह सभी निशस्तों से, चाहे अनंतनाग की हो, श्रीनगर की हो, बारामूला की निशस्त हो, वहां से अपनी जो कैंडिडेट्स है वो खड़ा करेगी। नंबर एक। नंबर दो, पीडीपी ये तासुब देने में भी कामयाब हो जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सीनियर लीडर की वर्ड्स में बता रहा हूं कि फिर पीडीपी ये तासुब देने में भी कामयाब हो जाएगी कि यहां इतिहाद को नुकसान पहुंचाने में नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार थी। तीसरी बात कि जो नॉर्थ कश्मीर की सीट है, नॉर्थ कश्मीर की सीट के अंदर अगर ऐसी इक्वेशन बनती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इरादे से लड़ती है, पीडीपी इरादे से लड़ती है और फिर सज्जाद गनी लोन की जमात का कोई इतिहाद अपनी पार्टी के साथ हो जाता है, तो आउटराइटली उनका कहना है कि फिर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जो नताइज होंगे वो क्वाइटली डिफरेंट होंगे, वो कभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के फेवर में नहीं होंगे, ये उनका कहना है। लेकिन अगर ये इक्वेशन बनती है तो इस पॉइंट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस विद इन द पार्टी भी सोच रही है और ऐन मुमकिन है कि अगर कोई कंसेंसस तीनों पार्टियों के दरमियान बना तो कश्मीर की 3 निशस्तों को लेकर शायद एक ऐसी निशस्त है जो पीडीपी को शायद दी सकती है, वो अनंतनाग राजौरी की निशस्त है। बाकी बारामूला और श्रीनगर की निशस्त को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्पेंट है कि इस पर वो किसी भी दूसरी पार्टी को मैंडेट नहीं देगी, बल्कि यहां से खुद लड़ेगी। लेकिन इसमें यह देखने वाली बात होगी कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस आइंदा कुछ दिनों के अंदर इस चीज को लेकर कन्विंस हो पाएगी, वरना ये एक बड़ा सवाल है। मगर हिलाल, चूंकि नॉर्दर्न बेल्ट के अंदर लगभग आहिस्ता आहिस्ता कुछ एक पार्टियों की तरफ से पिक्चर क्लियर की गई, उसमें कल भी हमने देखा कि सज्जाद गनी लोन को मैदान में उतारना। अगर अपनी पार्टी साथ आती है, जो कल ट्वीट बताता है, एक लंबी चौड़ी कहानी इमरान रजा अंसारी की तरफ से लिखी गई कि दुश्मन को हराना है और बहुत सारी चीजें, ये इशारे किस तरफ थे? क्या आने वाले दिनों में ये बन सकता है कि सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी भी पूरी हिमायत का ऐलान कर सकते हैं पूरी तरीके से सज्जाद गनी लोन को? और अगर ऐसा होता है तो वो चैलेंजेस जो बार बार कहा जाता है कि नॉर्दर्न बेल्ट के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बरकरार थे, वो रहेंगे? देखिए, मैं कल से ही इस बात को लेकर, जो मैंने वो प्रेस बयान कर इमरान रजा अंसारी का देखा जो उन्होंने समाजी राब्ता साइट पर पोस्ट किया था, उसमें यह बात एक पैराग्राफ में लिखी हुई थी कि फिलहाल लोकसभा निशस्त बारामूला के लिए उन्होंने अपने कैंडिडेट का ऐलान किया है, लेकिन मजीद 2 सीटें कश्मीर की जो हैं उस पर वो आइंदा 2 हफ्ते के अंदर अंदर डिसीजन लेगी। लेकिन जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी के अंदर मेरे सोर्सेज हैं, उनका ये कहना है कि ये फिलहाल इल्तिवा में इसलिए रखा गया है कि वो देखेंगे कि आइंदा इक्वेशन इंडिया इत्तेहाद के हवाले से किस तरह की बनती है। यानी अगर पीडीपी 3 सीटों से इंतखाब लड़ती है तो फिर इसमें कोई शक नहीं कि अपनी पार्टी नॉर्थ कश्मीर से पीपल्स कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करेगी, नंबर 1, और पीपल्स कॉन्फ्रेंस 2 निशस्तों से अपनी पार्टी को साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के अंदर सपोर्ट करेगी। इस तरह का इक्वेशन बनाने जी किया गया है, नंबर 1। नंबर 2, सज्जाद गनी लोन की जानिब से कल जो बात कही गई है, खासतौर पर इमरान रजा अंसारी की जानिब से जो बात कही गई है कि पार्टी का एक मौकफ है कि जो यहां बरसों से, दिहाइयों से लोगों को लूट रहे थे, जो दुश्मन बने हैं लोगों के, उनके खिलाफ जंग लड़नी है। हमने ये सवाल पूछा था कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लिए दुश्मन कौन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस या भारतीय जनता पार्टी? लेकिन कहा गया जो दहाइयों से यहां पर राज कर रहे थे, लोगों को धोखा दे रहे, तो फिर इशारा साफ था कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के इंतखाब नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्सेस लड़ना चाहती है और यही इक्वेशन जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल, मुकम्मल गुफ्तगू करने इस सियासी मामले पर। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ रहने के लिए। लेकिन इन दिनों पार्टियों के दरमियान मुलाकातों का और बातचीत का सिलसिला भी जारी है और इस बीच ये भी जो खबर है, जरा इशफाक पूछने वाले ये भी पूछ रहे हैं कि इसकी भी तस्दीक कर दें, कौन से 2 ग्रुप्स हो सकते हैं जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा आइंदा दिनों में हो सकते हैं और बीजेपी के साथ जाने के लिए मुज़ाकरात इस वक्त जारी हैं? देखिए, सीधी सी बात है, जो लोग इंडिया इत्तेहाद के साथ हैं वो रहेंगे वहाँ पर,
और जो इंडिया इतिहाद के बाहर हैं शायद वो कौमी इतिहाद में चले जाएं, जिसकी सरबराही वज़ीर-ए-आज़म साहब कर रहे हैं। क्योंकि बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। मेरे जो ज़राया है वो यही बता रहे हैं कि आने वाले 2 से 4 दिनों के अंदर 2 बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स होनी है, जिनमें कुछ जमातें जम्मू कश्मीर की जो हैं वो ज़रूर एनडीए का हिस्सा जो है वो बन सकती है। मशावरत जारी है, बड़ा फैसला लेना होगा और ये फैसला उन्हें तब लेना होगा जब उनके सामने लोकसभा के इंतखाबात है। फिलहाल लोकसभा की बात चल रही है तो आगे बढ़ते हैं जी। बात ज़रा बीजेपी के खीमे से भी आपको बताते हैं। बीजेपी के खीमे से इतला यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर का अहम तरीन इजलास मुनक्किद होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी आज अपनी तमाम निशस्तों के लिए कैंडिडेट्स का ऐलान कर सकती है। यानी उन कैंडिडेट्स का ऐलान होगा जिन्हें कौमी इतिहाद की तरफ से सामने रखा जाएगा, यानी एनडीए की तरफ से सामने रखा जाएगा जम्मू कश्मीर की 5 निशस्तों के लिए। और इस ज़िमन में बड़ी खबर यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन कमीशन का मीटिंग मुनक्किद होने जा रही है और जम्मू के अंदर आज रविंदर रैना जो पार्टी के सरबराह हैं, सदर हैं, उनकी सरबराही में एक आला सती इजलास जो है वो मुनक्किद होने जा रहा है ताकि लोकसभा की 5 निशस्तों के लिए मुमकिना उम्मीदवारों के नामों को फाइनल करके मरकजी कमान को भेज दिया जाए। आज का इजलास इंतहाई अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि 2 निशस्तें पहले ही भारतीय जनता पार्टी के पास हैं जो जम्मू सूबे की है। तीसरी निशस्त जो अनंतनाग पुंछ लोकसभा सीट है वहां पर भी मुमकिना जीत बीजेपी को इस सिलसिले में हिकमत अमली को तरतीब दिया जा रहा है और इस ज़िमन में आज इलेक्टोरल बोर्ड का अहम तरीन इजलास जम्मू के अंदर मुनक्किद होने जा रहा है जिसमें 5 निशस्तों के लिए पैनल को नामजद किया जाएगा। उसके बाद मरकजी इलेक्शन कमीशन को उसको भेज दिया जाएगा जो बीजेपी का है, जिसके बाद दिल्ली से बाज़ाब्ता तौर पर इसकी अनाउंसमेंट जो है वो जेपी नड्डा और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जो है वो वक्फे से करते रहेंगे। इस बार इशफाक कुछ बड़े इकदाम हाल ही में जो उठाए गए मरकज की जानिब से कुछ समाजी तौर पसमानदा तबकात को आगे ले जाने के लिए रिजर्वेशन और ये सारी जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं, इतलात ये भी हैं कि हो सकता है कि ये जो राजौरी, पुंछ और साउथ कश्मीर वाला बेल्ट है शायद कोई नया चेहरा बीजेपी की तरफ से मैदान में नजर आए। देखिए इस बीच इतलात तो बहुत है लेकिन पार्टी के सदर रविंदर रैना का नाम भी बहुत ज़्यादा सुर्खियों के अंदर है कि वो साउथ कश्मीर पुंछ लोकसभा सीट के लिए उन्हें सामने रख सकते हैं। लेकिन आज दिन का हमें इंतजार करना होगा। सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट्स को जगह दे रहे हैं, ये एक बड़ी बात सामने आ रही है जो हम लगातार पिछले दिनों कह रहे थे कि जो बीजेपी का इंटरनल सर्वे था वो ये बता रहा था कि शायद चेहरे चेंज किए जाएंगे। लेकिन चेहरे चेंज के साथ साथ जो अभी तक हमारी इतलात है जो आज मुमकिन मीटिंग होने जा रही है आज जम्मू के अंदर, उसमें 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये कि सिटिंग एमपीज का नाम भी पैनल के अंदर है, उसके अलावा 3 नाम और दिए गए हैं। कुल मिलाकर पैनल के अंदर 4 नाम रखे हैं, हर पार्लियामेंट्री सीट के लिए 4 नाम हैं और उन 4 नामों के अंदर रविंदर रैना का नाम भी प्रपोज जो है वो किया गया है। ताम हतमी ऐलान आज किया जो हतमी बात जो है वो आज बाद दोपहर आएगी जब पार्टी के अंदर रविंदर रैना की सरबराही में मीटिंग होगी जिसमें पार्टी के इंचार्ज जो है तरुण चुग वो मौजूद रहेंगे, मेंबर पार्लियामेंट कठुआ उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी वो वहां पर मौजूद रहेंगे, आशीष सूद वहां पर मौजूद रहेंगे, अशोक कोल वहां पर मौजूद रहेंगे, निर्मल सिंह, कविंदर गुप्ता इन्हें तलब किया गया है, डीके मनियाल, सुनील शर्मा और वैभव गुप्ता, उसके साथ साथ शक्तिराज परिहार, सुनील सेठी और दीगर लीडरों को आज के इजलास के लिए जो है वो तलब कर दिया गया है। माना जा रहा है कि ये इजलास एक होमवर्क है जिसके बाद पूरा पैनल जो है वो मरकजी कमान को सौंप दिया जाएगा। वेट होने के बाद अनाउंसमेंट दिल्ली से की जाएगी कि कौन सा चेहरा कहां से, लेकिन आज ऑलमोस्ट तय होगा कि क्या रविंदर रैना पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे या स्टेट असेंबली का इंतजार करेंगे, क्योंकि काफ़ी जिम्मेदारियां और काफ़ी तगदो के बाद मामला जो है वो आज तय हो जाएगा बीजेपी की तरफ से कि कौन से 5 चेहरे ऐसे होंगे जिन्हें चुनाव में उतारा जाएगा। फिलहाल आज जो इलेक्शन पार्टी की मीटिंग है, इलेक्शन बोर्ड की मीटिंग है, क्रूशल इलेक्शन कमीशन जो मीट आज करेगा बीजेपी का वो जम्मू के अंदर मुनक्किद होने जा रहा है। बीजेपी अपने तरीके से नामों का ऐलान जो है वो करने जा रही है लोकसभा इंतखाबात के हवाले से और इतला ये है कि 5 सीटों पर
आज मुमकिन पैनल को फ्रेम किया जाएगा, जिसके बाद उसे दिल्ली रवाना कर दिया जाएगा। इस बीच इतला ये भी है कि आज ही वजीर आज़म और वजीर दाखिला के प्रोग्रामों को भी हतमी शक्ल दी जाएगी। खबर यह है कि अगले महीने वजीर दाखिला वजीर आज़म साहब का दौरा फिर से जम्मू कश्मीर का है, एक तरफ से वो है, और दूसरी तरफ से इंतखाबी दंगल के दौरान अनंतनाग के अंदर, सोबा कश्मीर के अंदर और सोबा जम्मू के अंदर 5 से 6 जलसे कराने की बात हो रही है, जिनमें वजीर दाखिला साहब और वजीर आज़म साहब खुद भी मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा JP नड्डा जम्मू के अंदर एक अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। इस सिलसिले में तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल जो है वो आज दी जाएगी, इसलिए आज के इजलास को इंतहाई अहम भारतीय जनता पार्टी के खीमे की तरफ से माना जा रहा है। 6 तारीख को खबर यह भी है कि वजीर आज़म वादी कश्मीर आ सकते हैं, तो उसके हवाले से भी कोई कंफर्मेशन इशफाक हो रही है? अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जरूर कुछ प्रोजेक्टों का इनॉग्रेशन है, कुछ प्रोजेक्टों का फाउंडेशन है, जिनमें उत्तर प्रदेश की रियासत के हवाले से कल वजीर दाखिला वजीर दिफा साहब ने खुद कहा था कि रिंग रोड का इफ्तिताह करने वो जा रहे हैं, तो शायद वो इनॉग्रेशन हो, इस तरीके की बात भी हो रही है। और ये भी खबर आ रही है कि वजीर आज़म साहब आज खुद कश्मीर जाए और कश्मीर से इनॉग्रेशन उत्तर प्रदेश का भी करे और वहाँ पर भी कुछ प्रोजेक्टों का इनॉग्रेट हो, और कुछ मखसूस तबके के जो लोग हैं उनके साथ भी एक इनफरादी मीटिंग उनकी हो सकती है। इस तरीके की भी बात जो है वो सामने आ रही है, लेकिन लेटेस्ट होप सो कि चंद दिन अभी है तो वज़ीर आज़म साहब का प्रोग्राम भी इसके साथ साथ क्लियर हो सकता है। चलिए, इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। आज अभी 27 तारीख है, खबर है कि मार्च के पहले हफ्ते के खत्म होते ही वज़ीर आज़म वादी कश्मीर जा सकते हैं। प्लान सामने आएगा तो जरूर आपको अपडेट करेंगे। अब जरा बात उन नौजवानों की जो वादी कश्मीर से गए थे कि ज्यादा कमाएंगे, रोजगार के मकसद से गए थे, लेकिन पता नहीं था कि एक ऐसे झांसे में फंसेंगे, शायद वहां से उनका वापस लौटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। पिछले दिनों कुछ रिपोर्ट्स आई जो हैरान करने वाली जरूर हैं, लेकिन उन नौजवानों की, उन लोगों की बात आज इस प्रोग्राम में हम करना चाह रहे हैं जो वादी कश्मीर से दुबई के लिए जाना चाह रहे थे, लेकिन बीच में कुछ ऐसी एजेंसीज, ऐसे कंसल्टेंट्स आए जो इनको एक रास्ते से दूसरी तरफ ले जाते हैं। और ये नौजवान अब रूस और यूक्रेन जंग के बीच फंसे हैं। पिछले 3 दिनों से आप मुसलसल देख रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के जरिए हमने डिस्कस किया है, कोशिशें की हैं कि तमाम उन लोगों से बात हो पाए, राब्ता हो सके जिन लोगों ने अभी तक इन लोगों के बारे में या तो जानते हो या कोई जानकारी उन्हें हो। और ये तस्वीरें हैं, जरूर आपको तकलीफ पहुंचाएंगी, मगर वालिदैन की तरफ से अब इन नौजवानों की वापसी कैसे हो सके, हुकूमत से मुतालबात किए जा रहे हैं। एक तो ये चेहरा जो आपके सामने है, कुबार आजाद यूसुफ इसका नाम बताया जाता है। फिर इसी तरीके से दूसरी जो तफसीलात आई, ये यूनिफॉर्म में दूसरी पिक्चर सामने आई और कहा जाता है कि ये भी कश्मीर का, एक का साउथ से और दूसरे का नॉर्थ कश्मीर से ताल्लुक टंगधार से। और खबर आते ही मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जम्मू कश्मीर में कई तरह की बातें की जाने लगी, और होती भी क्यों ना। ये वो नौजवान हैं जो आज के वक्त में, जो आजाद जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, कहा गया है कि ये जख्मी भी है। और इसके बाद वजारत खारजा की जानिब से पिछले दिनों एक बयान भी आया जिसमें कहा गया कि एक नहीं बल्कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के, जिसमें उत्तर प्रदेश के भी हैं, तेलंगाना के हैं, 16 नौजवान जिनको जबरदस्ती इस यूक्रेन रूस जंग में धकेला गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के 2 लोगों की इतलात वजारत खारजा के पास भी पहुंची है और भारत सरकार के नोटिस में है। अब इतलात यह है कि जब ये नौजवान यहां से निकले तो यहां से ये दुबई के लिए या मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए कोशिशें थी कि वहां जाकर रोजगार करें। लेकिन अब 2 तरह की चीजें हमें यहां पर समझनी होगी। एक तो वो कि जिन लोगों ने इनके साथ राब्ता किया, जिनको इन्होंने पैसा भरा, जिनके सामने रजिस्ट्रेशन करवाई, सारे कागजात पूरे किए, वो लवाजमात पूरी होने के बाद ये नौजवान रोजगार के मकसद के लिए एक मुल्क के लिए निकलते हैं या एक जगह के लिए। लेकिन अचानक से 3 माह बाद पता चलता है, चूंकि अब रूस और यूक्रेन जंग को 2 बरस मुकम्मल हो गए हैं, तो इस दौरान पता चलता है कि इनमें से ये 2 नौजवान, जो एक जख्मी है, दूसरा भी जिनको जबरदस्ती रशियन आर्मी का एक वैगनर ग्रुप है जिसके 2 हिस्से हैं, एक अफ्रीका में सरगर्म है और दूसरा वो ग्रुप है जो यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहा है। तो यूक्रेन के खिलाफ सरहदी बेल्ट में लड़ने वाला हिस्सा, जिसमें 2 कश्मीरी नौजवान हैं। रोजगार तो अपनी जगह, लेकिन अब जान भी बचाना शायद मुश्किल हो, इस तरह की इतलात है। अब इसमें यह भी इतलात आ रही है कि एक मारूफ यूट्यूबर है जिनके साथ ये राब्ते में आए और उसके बाद ये चले गए। एक बड़ी कहानियां इसमें आ रही है। सनम एजाज इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सनम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, फ़ोन लाइन पर हमारे साथ है। ये जो धोखा दी हम अभी तक इसको मान रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की इतलात आ रही है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं दुबई के लिए और पहुंच जाते हैं रूस लड़ने के लिए, एक कहानी ये है। और दूसरी कहानी ये, नौजवान जो है ये पढ़े लिखे ज़रूर है, काबिल भी है, और इन्होंने जब ये फ़ैसला लिया होगा दुबई से रूस के सफ़र का, तो ये क्या उन्होंने तमाम हालात वाक़ात को देखने के बाद लिया,
या ये कंपल्शन थी उनके पास कि अब आपने पैसा दिया है तो पैसा वसूल करना है, किसी न किसी तरीके से नौकरी करनी है? ये पहलू भी है आपके सामने। आप इस खबर पर लगातार पहले दिन से लगे हुए हैं, फैमिली अब क्या कुछ कह रही है? और ख़बर ये भी है कि दफ्तर खारजा और वजारत खारजा जो है वो लगातार रूस के अंदर एक्टिवेट हो चुकी है और वो राब्ते में रशियन एम्बेसीज और लोगों के साथ, ताकि इन लोगों की वापसी हो, न सिर्फ इन लोगों की वापसी हो बल्कि मुल्क के दीगर इलाकों से भी जो लोग वहाँ पर हैं उन्हें किसी न किसी तरीके से वापस लाया जा सके। डिटेल्स क्या कुछ आपके पास है? क्योंकि एक का ताल्लुक सरहदी ज़िला से है, दूसरे का ताल्लुक साउथ कश्मीर से है। फिलहाल दो डिटेल्स हमारे साथ इमर्ज हो चुकी हैं। देखिए गौर भाई, इसमें एक्चुअल डिटेल ये है कि इनको पहले दुबई का ही जॉब बताया गया था और ये दुबई में सिक्योरिटी गार्ड के लिए इनको बताया गया था, और जब इनसे 3 लाख रुपए का पैसा भी दिया गया कि जॉब के लिए जो खर्चा है, जो टिकट वगैरह है या जो प्रोसेस फीस है वगैरह, जो इन्हें पहले बताया गया था यूट्यूब वगैरह पे। तो ये एक्चुअली यूक्रेन के लिए नहीं निकले थे घर से, ये कश्मीर से निकले थे दुबई के लिए। और जब मुंबई पहुंचे तो मुंबई में जब इन्हें रोका गया तो इन्हें बताया गया कि दुबई में जॉब खत्म हो चुका है उनका, तो जॉब अगर लेना है तो आपको फिर रशिया जाना पड़ेगा। तो दुबई में इन लोगों ने फिर, क्योंकि इन्हें पैसा दिया हुआ था, घर की हालत ये थी कि ये बिना पैसे के जा नहीं वापस सकते थे, क्योंकि अभी तक इस चीज से जो मेन आदमी है जिससे कंट्रैक्ट हुआ है, या आजाद है या जहूर है, जो आजाद जो है वो पुलवामा का रहने वाला है, जहूर जो है वो कुपवाड़ा का रहने वाला है। तो ये दुबई में फिर इन्हें कुछ देर रोका गया, उसके बाद इन्हें चेन्नई शिफ्ट किया गया और इन्हें बताया कि हमारी दूसरी ब्रांच वहां पे चेन्नई में, तो वहां से आपके लिए जॉब जो है वो किया जाएगा। तो दुबई में मुंबई में रोकने के बाद इन्हें चेन्नई लिया गया। चेन्नई में इनको बताया गया कि नहीं, जो है दुबई का जॉब जो है खत्म हो गया, तो आपको रशिया में जॉब मिलेगा और रशिया के मॉस्को वगैरह मिलेगा, किसी फ्रंट वगैरह पर नहीं मिलेगा, आपको सिक्योरिटी गार्ड का मिलेगा। तो यूं इनको जो अभी तक, क्योंकि ये खुद जो लोग हैं जिनके कॉन्टैक्ट्स वगैरह हुए हैं उस बाबा व्लॉगर के साथ, जो उसका एजेंट के साथ, वो खुद कहीं पे सामने नहीं है, क्योंकि वो यूक्रेन में उनके साथ राब्ता नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन उनके जो क्लोज सोर्सेज है वो बता रहे हैं, या उनके फैमिली के लोग वो बता रहे हैं कि चेन्नई में इनको रोका गया और बताया गया कि आपको मॉस्को में जॉब दिया जाएगा, फिर बीच में बताया गया कि आपको तुर्कमेनिस्तान में बताया गया। तो इस तरह से इन्हें फिर यहाँ से बताया गया कि क्योंकि डायरेक्ट चेन्नई से फ्लाइट नहीं है तो आपको दुबई जाना पड़ेगा, दुबई से आपको मॉस्को की फ्लाइट लेना पड़ेगी। और यूं फिर ये दुबई से मॉस्को, क्योंकि पढ़े लिखे लोग तो ऐसे नहीं थे कि कोई आम सता 9th 10th सब में पढ़ा लिखा तो वो समझता कि ठीक है मैं रूस जाऊंगा तो ये तो मुझे सिक्योरिटी वगैरह, ये उस तरह से इसको एक तरह से धोखा दी की गई। और चूंकि इनके साथ जो डॉक्यूमेंट साइन हुए हैं वो रशियन लैंग्वेज में हुए हैं, और रशियन लैंग्वेज में साइन होते हुए उसका जो ट्रांसलेटर वगैरह है, कुछ न कुछ इन्हें ट्रांसलेटर जिसने रशियन लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया है उसने उनको शायद धोखा दी किया। और उसके बाद ये यूक्रेन रशिया पहुंचे और रशिया से इन्हें जो रशियन आर्मी है, रशियन का जो बैकअप आर्मी जिसे वो लोग कहते हैं, उसकी फैमिली के लोग, कोई बैकअप आर्मी है रशिया की, उस बैकअप आर्मी के साथ इन्हें इन्हें फिर पहले बताया कि आपको पोर्टर वगैरह उनके साथ वहां पे उधर काम करना पड़ेगा। तो एज ए पोर्टर ये रशियन आर्मी के साथ ज्वाइन किए। तो उसके बाद इन्हें अब फॉरवर्ड जो पोस्ट हैं, ये जो वार जोन है रशिया और यूक्रेन का, उसमें इन्हें अब धकेला गया है। और फिर ये आजाद जो है ये जख्मी हुआ है वार जोन में, तो पहले ये जख्मी हुआ, इनको ट्रेनिंग भी दी गई है। जो घर वाले कहते हैं, उनके भाई से मेरी बात हुई, या ये जो उनके जो रिश्तेदार वगैरह हैं, वहाँ मस्जिद का इमाम है, उनसे बात हुई, तो उनके मुताबिक जो है कि इन्हें ये जंग में जो है गोले वगैरह की वजह से जख्मी हुआ, फिर इसका ट्रीटमेंट हुआ, और फिर इन्हें पहले 15 दिन की रशियन आर्मी ने ट्रेनिंग दी है। तो आखिरी बार घर वालों से कब राब्ता हुआ है सलम, कोई जानकारी? दोनों जिंदा हैं, सलामत हैं? देखिए कल जो है, आज ट्यूसडे है, तो संडे के 4 बजे तक, 4 बजे का राब्ता हुआ था, आजाद का राब्ता। दूसरा जो जहूर है उसका राब्ता नहीं हो रहा है किसी के साथ भी, लेकिन आजाद बता रहा है कि जहूर उसके साथ था, और जहूर जो है टंगडात का था। और ये बाकी उसने जिस तरह से आजाद अपनी फैमिली के लोगों को जो है व्हाट्सएप वगैरह के जरिए कॉल जो करता है, उसमें वो बता रहा है कि उसके साथ सिर्फ जहूर ही नहीं बल्कि इंडिया के लगभग 1.5 दर्जन के करीब लोग जो उसमें उत्तर प्रदेश के थे, उसमें ये जो हैदराबाद तेलंगाना वहां के थे, 2-3 नेपालियों का भी, नेपाल से भी 2-3 लोग हैं, उनका भी बता रहा था। तो कुल मिला के 1.5 दर्जन के करीब वो लोगों का आजाद का कहना है। बाकी किसी और सोर्सेस की कंफर्मेशन नहीं हुई है। और आजाद का ये कहना था कि जो उसने अपनी फैमिली वालों को बताया है कि रशिया के यूक्रेन के फॉरवर्ड पोस्ट तक जो है जहूर जो कुपवाड़ा का रहने वाला वो भी उसके साथ था, लेकिन उसके बाद वो उसको दूसरे किसी यूनिट के साथ लगा दिया है, तो इसलिए अभी उसको पता नहीं है। और इनका एक वीडियो भी इस वक्त जो है वो सोशल मीडिया पे है, वार जोन में ये अपनी अपील कर रहे हैं
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, खासतौर पे वो जो तेलंगाना का एक लड़का है वो अपील कर रहा है उस वीडियो में जो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे बड़ा अच्छा वायरल सनम, है। ये सारी जब कहानी हम देखते हैं तो ये फ्रॉडस्टर्स और फ्रॉड के आसपास घूमती है। पिछले दिनों एक अचानक से कश्मीर प्रोविंस और जम्मू में एक 59-60 करोड़ का देखते देखते घोटाले की बात सामने आती है, फिर बहुत सारे लोग इसमें बीच में धकेले जाते हैं, ऐसे कई लोगों ने हंगामा किया। ये अब क्या वक्त नहीं आ गया है कि इन एजेंसीज या कंसल्टेंट्स को लेकर बहुत संजीदगी से काम करने की जरूरत है? लोग ऑनलाइन घरों में बैठकर, बिस्तर में बैठकर शायद नौकरी मिल जाएगी ये सोचकर अपना फॉर्म जमा करा देते हैं और पैसे देने तक और अकाउंट से डिडक्शन भी हो जाती है और अचानक से ऐसे मामला पेश आते हैं। यहाँ पर तो बहुत सख्ती से अब शायद इकदामात की जरूरत पड़ गई है जब आपकी जान को भी खतरे में डाल दिया गया है। देखिए, एक तो पिछले दिनों यहाँ कई तरह के इस तरह के जो ऑनलाइन जो फ्रॉड से होती रहती है। एक तो पैसा निकालना किसी का आसिफ, वो अलग सी बात है, लेकिन पैसे के साथ साथ अब जानू के साथ खेला जा रहा है और धोखाधड़ी की बात की जा रही है। जो एजेंसीज आ रही है बीच में, जी बिल्कुल, इसमें अब जो हम कह सकते हैं ना कि सरकार को इस पर सख्त इकदाम उठाने की जरूरत है। जिस तरह कल ही आपको याद होगा एडीजीपी जम्मू का जो है सोशल मीडिया का फेक पेज बनाया गया था, तो इसी तरह से बहुत से लोग जो है वो फेक पेज के या फेक जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके हत्थे भी चढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे फेक पेज की बात नहीं, यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पे धोखाधड़ी की बात है। इन्हें गलत जो बताया गया है, जॉब तो मजबूरी है, हर नौजवान चाहता है कुछ कोई अच्छा सा उसका जो ख्वाब होता है कि अच्छा सा जॉब मिले और उसको चाहे वो देश में मिले या देश से बाहर कहीं मिले, लेकिन उसको रोजगार मिले, लेकिन उसके नाम पे जो उसका इस्तेसाल किया जाता है वो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन अब इख्तियार करता जा रहा है। और ये सिर्फ यहाँ ये नहीं कि यूक्रेन का ये किस्सा है, तो ये पहला किस्सा है, मुल्क की बाकी रियासतों में भी ले जाके जम्मू कश्मीर के बहुत से लोगों को धोखाधड़ी की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया जी सर हमें हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अब ये मामला सिर्फ जम्मू कश्मीर तक ही नहीं है, मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से इस तरीके की इतलात आ रही है और BBC की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 1 दर्जन से ज़्यादा इंसिडेंट्स हैं जो उन्होंने कोट किए हैं अपनी रिपोर्ट के अंदर, जिसमें उन्होंने इस बात का दावा किया कि किस तरीके से फर्जी तरीके से उनसे दस्तखत करवाए गए, एक जगह की बात कही गई दूसरी जगह पर भेजा गया और इस वॉर जोन के अंदर बहुत सारे लोग हैं और कुछ लोग अपनी जान बचाकर भी वापस आए हैं। उनसे भी BBC रिपोर्ट के मुताबिक जो है काफ़ी कुछ बातें सामने आई। लेकिन ज़रूरत यह है कि दिल्ली से लेकर रियासतें, जितनी भी रियासतें हैं, वफाकी रियासतें हैं, वो उन्हें मुतहरिक होना पड़ेगा और नौजवानों को भी बेशक रोज़गार की तलाश रहती है, लेकिन जब भी आप बैरून मुल्क जाएँ तो कुछ क्राइटेरिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो आपने देखना होगा। अब्रॉड वाली सर्विसेज के अंदर जाके UA अगर जहाँ पर भी आप जाएंगे तो बाज़ाब्ता एक पोर्टल बना हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उस पर आप रिसर्च करें, उसको देखा करें और फिर जाकर फैसला लिया करें कि क्या आपने जाना है नहीं जाना है। फिलहाल उम्मीद तो ये है कि जिस तरीके से दफ्तर खारजा ने बर वक्त कार्रवाई की है, कल हमने देखा कि महबूबा मुफ्ती का भी ट्वीट इस पूरे मामले पर आया था, जिसके बाद दफ्तर खारजा ने भी रिएक्शन दिया है और उन्होंने कहा कि वो रशियन हुकाम के साथ राब्ते में और उम्मीद यही लगाएंगे कि जो भी नौजवान भारत के रूस के अंदर इस वक्त या यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं उन्हें बसलामत वापस लाया जाए, बशमूल जम्मू कश्मीर के इन दोनों नौजवानों के। फिलहाल वक्त हो गया जी छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो बात जरा ट्रेन की चुक चुक की करेंगे, जहां पर ट्रेन की चुक चुक आहिस्ता आहिस्ता करके सूबा कश्मीर तक आ चुकी है, वहीं पर उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। किन लोगों की उम्मीद बढ़ रही है इस पर थोड़ी सी बात करेंगे और फिर दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ियों से होती हुई रेल तो जाएगी, तो क्या सिक्योरिटी का माकूल और मुनासिब इंतजाम है, इस पर भी एक तफसीली बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिएगा।